तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बायोलॉजी फर्स्ट चैप्टर जैव प्रक्रम। ये NCERT में अध्याय 6 में मिलेंगे। तो मैं क्या करने वाला हूँ यहाँ पर कि मैं हर पैराग्राफ को समझाते हुए चलूँगा। ठीक है, ये वाली, इसके बाद आगे वाली, तो सारे पैराग्राफ को आप खुद से रीड करिए। फिर मैं केवल इसको समझाऊंगा। मेरा काम है इसको सिर्फ समझाना कि इसमें क्या क्या रहा है। ठीक है, और जो भी क्वेश्चन बनेंगे इससे रिलेटेड या बुक के अंदर से रिलेटेड, तो उन क्वेश्चन को मैं करवा दूंगा। हम जैव यानी सजीव तथा अजैव यानी निर्जीव में कैसे अंतर स्पष्ट करते हैं, यानी कैसे पता चलता है कि कोई जीव सजीव है, कोई जीव निर्जीव है। तो इसको अगर आप यहाँ से लेकर के यहाँ तक पढ़िएगा तो आपको कुछ पॉइंट्स मिलेंगे जिसको मैंने अलग से लिख करके रख लिया है और उसको साइंस के लैंग्वेज में भी समझा दिया है। तो ध्यान से सुनिए और आगे बढ़ते हैं। जैसे कह रहा है क्वेश्चन में कि कैसे अंतर करें कि कोई निर्जीव है कोई सजीव है। तो बोलचाल के भाषा में हम लोग क्या कहते हैं कि वो सांस ले रहा है कि नहीं। हाँ, तो अगर कोई सांस लेता है तो क्या कहते हैं कि वो सजीव है। कोई अगर चिल्ला रहा है तो क्या कहेंगे, एक इंसान अगर ज़ोर से चीखे या फिर अगर गाय जुगाली करे या कोई कुत्ता जो है अगर दौड़ते हुए देखते हैं तो उसको क्या बोलते हैं कि वो सजीव है। यही तो सिंपल लैंग्वेज में बोलते हैं उस कि सजीव और निर्जीव होने के लिए बुक के अकॉर्डिंग। तो अब इसी चीज़ को हम लोग साइंस के अकॉर्डिंग हम लोग समझेंगे कि कैसे क्या कहा जाता है। तो कोई चीज़ सजीव है या निर्जीव है उसका पता करने के लिए उसमें हम लोग देखते हैं कि वो खाना खा रहा है कि नहीं। अब खाना खाने को हम लोग साइंस के लैंग्वेज में पोषण बोलते हैं। पोषण का मतलब ही होता है खाना खाना, जिससे हमको ऊर्जा मिलती है। फिर उसके बाद हम देखते हैं, और इसका जस्ट अपोजिट में अगर देखें तो निर्जीव क्या होगा, वो खाना खाएगा? बिल्कुल भी नहीं। दूसरा पॉइंट है श्वसन, यानी O2 लेना, CO2 छोड़ना। और निर्जीव यही सेम काम नहीं करते हैं। फिर उसके बाद तीसरा है परिवहन। परिवहन यानी वहन का मतलब क्या होता है, जो भी पचे हुए भोजन के घटक होते हैं जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, ये सारी चीज़ें रक्त के द्वारा शरीर के प्रत्येक भागों में पहुंचती है, तो उसी को परिवहन बोलते हैं। ठीक है, और उसके बाद होता है उत्सर्जन। उत्सर्जन क्या होता है, जब हम अपने अधपचे जो भोजन होते हैं वो शरीर से बाहर निकलते हैं, जैसे मूत्र है, पसीना है, ये भी कंपोनेंट है जो शरीर से बाहर निकलता है, तो उसको उत्सर्जन बोलते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या कह सकते हैं इसमें कि कोई जीव सजीव है या निर्जीव है उसका पता करने के लिए हम कहेंगे कि वो खाना खा रहा है कि नहीं, वो सांस ले रहा है कि नहीं, उसके शरीर में पोषक तत्व का वहन हो रहा है कि नहीं, उसके शरीर में बेकार पदार्थों का उत्सर्जन हो रहा है कि नहीं, तब हम कह सकते हैं कि वो सजीव है या निर्जीव है। समझ में आया? तो यही यहाँ पर लिखा गया है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं इसमें। हाँ, एक चीज़ और कह सकते हैं, ये सारी चीज़ें किसके लिए थे? जंतुओं के लिए थे। पेड़ पौधे भी तो सजीव होते हैं, तो उनमें क्या सेम चीज़ें होते हैं? हाँ, बिल्कुल होते हैं, लेकिन उनको साइंस के लैंग्वेज में दूसरा चीज़ बोला जाता है। तो पेड़ पौधों के लिए क्या होगा, पेड़ पौधे खाना बनाते हैं अपना खुद से। तो कैसे बनाते हैं? प्रकाश संश्लेषण विधि से बनाते हैं। CO2 लेते हैं और O2 को छोड़ते हैं। तो कैसे? श्वसन से होता है ये सब चीज़। जो भोजन होता है उनमें जो भोजन बनता है वो कार्बोहाइड्रेट या फिर ग्लूकोज बनता है, तो वो उनका क्या होता है, वो विभिन्न भागों में पहुंचते कैसे हैं? तो उत्तकों द्वारा। अब उत्तक में कौन कौन? जाइलम और फ्लोएम उत्तक। ठीक है, ये दो उत्तक होते हैं जो इन चीज़ों को, जल को, खाद्य पदार्थ को क्या करते हैं, विभिन्न भागों में पहुंचाते हैं, जिसको हम लोग परिवहन बोल सकते हैं पौधे के लिए। ठीक है, बेकार पदार्थ इसमें क्या होती है, गोंद होता है, रेजिन होता है, जलवाष्प होता है, फल होता है, पत्ती होता है, ये पौधों के लिए बेकार चीज़ है। पत्ती मतलब बेकार तो कब पत्ती बन जाता है, पत्तियां जो हैं वो बेकार कब हो जाती हैं,
जब वो पक के पीली होकर के गिर जाती हैं, उससे छुटकारा पाना ही इसमें उत्सर्जन कहलाएगा पौधों के लिए। और वृद्धि तो करते ही हैं, बिल्कुल, जंतु भी वृद्धि करते हैं, लंबाई बढ़ती है, चौड़ाई भी बढ़ती है। अब यहाँ से यहाँ तक रीड कर लीजिए अच्छे से। अति सूक्ष्म स्केल पर होने वाली गतियाँ आँखों से दिखाई नहीं देती। तो अति सूक्ष्म लेवल पे क्या हो सकता है? अणुओं की गतियाँ हो सकती है। हमारा शरीर भी तो अणुओं का बना है, मॉलिक्यूल्स का बना है। सूक्ष्म स्केल पर होने वाली गतियों के आधार पर जैव अजैव का कैसे पता करें? तो उसमें दो तरीके हैं। एक ही तरीका है सूक्ष्म स्केल पर, क्या कि उनमें अणुओं की गतियां देखते हैं, यानी आणविक गति को देखते हैं। आणविक गति का कहने का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि कोशिकाओं के अंदर उपस्थित जो अणु हैं उनकी गतियों को देखते हैं। उनमें जो गतियां होती हैं उनको देखते हैं। किनमें? अणुओं के अंदर होने वाली गतियां। कैसी कैसी गतियां होती हैं? तो जल, प्रोटीन, डीएनए, आरएनए और कुछ दूसरे जो रसायन होते हैं वो निरंतर गति में रहते हैं, जिससे कोशिकाएं जो हैं जीवित रहती हैं और जीव जंतु भी जीवित रहते हैं। कोशिका ही अगर मर जाएगी पूरी तरह से तो जीव भी तो मर जाएगा ना। इसलिए जैव अजैव का पता करने के लिए सूक्ष्म स्केल पर उनके अंदर आणविक गति यानी कहो अणुओं की गतियाँ देखते हैं। लेकिन अजैव में जस्ट इसका उल्टा होता है, उनमें अणुओं की गतियाँ होती नहीं हैं। अणु तो होते हैं लेकिन अणुओं के अंदर होने वाली जो गतियाँ हैं, जैसे जल की गति, प्रोटीन की गति, डीएनए, आरएनए और कुछ रसायन की गतियाँ निरंतर नहीं होती हैं। ठीक है, गतिमान नहीं होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विषाणु। विषाणु के अंदर जो आणविक गतियाँ होती हैं वो ना के बराबर होती हैं। ठीक है, होती ही नहीं हैं। फिर इससे एक क्वेश्चन आ जाता है कि अगर ये होती ही नहीं है तो ये हमारे शरीर को संक्रामक कैसे कर देती है, हमको रोगी कैसे बना देती है? विषाणु से सर्दी जुकाम हो जाता है ना। कोरोना वायरस भी विषाणु, वायरस का मतलब क्या होता है? विषाणु ही होता है। तो कोरोना बीमारी भी तो विषाणु से हुई थी। तो बिना गति किए हमारे शरीर में आ कैसे गई? तो ये कैसे करते हैं? तो यहाँ पर क्वेश्चन, विषाणु जीव की कोशिका पर हमला कर संक्रमित कैसे कर देते हैं? ठीक है, तो जब इसका आंसर है, जब विषाणु हवा के जरिए किसी कोशिका से चिपक जाते हैं तो विषाणु कोशिका से नमी पाकर जीवित हो उठते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह है कि जब हवा में उपस्थित होते हैं विषाणु तो वो मृत अवस्था में होते हैं और हवा के जरिए वो इधर उधर फैलते हैं। अभी हमारे चारों तरफ विषाणु हैं, लेकिन हमारा इम्यून सिस्टम जो है, रोग प्रतिरोध क्षमता जो है ज़्यादा होने की वजह से वो विषाणु हमारे शरीर पर हमला करते तो हैं लेकिन कुछ कर नहीं पाते हैं, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, मरे हुए होते हैं। और हमारी कोशिका में इम्यून सिस्टम हाई होने की वजह से हमारे शरीर का इम्यून सिस्टम हाई हो जाता है, जिसकी वजह से ये विषाणु कुछ कर नहीं पाते हैं। लेकिन यही विषाणु अगर उस कोशिका से पावरफुल हुआ तो, जैसे कोरोना कोशिका से पावरफुल था, वो कोशिका को जाकर कोशिका को मारता था, इसलिए हम लोगों को बीमारियां उत्पन्न होती थी। तो नमी पाकर जीवित हो उठते हैं और कोशिका को नष्ट करने लगते हैं, जिससे हमें अनेक प्रकार की बीमारियां होती हैं, जैसे कोरोना, कोल्ड, फीवर, HIV, जिसको हम एड्स भी बोलते हैं। अगला पैराग्राफ है, यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको पढ़ लेंगे और इसके ऊपर यहाँ पर एक क्वेश्चन किया गया है कि जीवन के लिए आणविक गतियाँ क्यों आवश्यक है। इसको करते हैं। जीवन के लिए आणविक गतियाँ क्यों आवश्यक है? क्योंकि जीवों का शरीर की कोशिकाएं अणुओं की बनी होती है जो शरीर की मरम्मत करने एवं ऊर्जा देने का कार्य करती हैं। नहीं तो जीव अधिक समय तक जीवित नहीं रह सकता है। बिल्कुल, अगर हमारा जो शरीर है उसको ऊर्जा ही नहीं मिलेगी, उस शरीर की मरम्मत ही नहीं होगी। मरम्मत करने का मतलब कहीं कट गया
तो उसका मरम्मत होना ज़रूरी है, नहीं तो हमारा जो ब्लड है वो लगातार गिरते रहेगी और हम अंततः मृत हो जाएंगे, मर जाएंगे। तो इसलिए शरीर की मरम्मत भी ज़रूरी है। उसको ऊर्जा देने का काम भी कौन करता है? कोशिकाएं करती हैं, और कोशिका तो अणु से बनी होती हैं। तो इसी वजह से जीवन के लिए आणविक गतियाँ जो है आवश्यक है, ठीक है। नहीं तो जीव अधिक समय तक जिंदा नहीं रह सकते हैं, कभी नहीं। अगला है टॉपिक हमारा जैव प्रक्रम। अब यहाँ से यहाँ तक पढ़िएगा, ठीक है। और इसमें हम लोगों को एक डेफिनेशन मिलेगा, जैव प्रक्रम क्या है, ठीक है। तो पढ़ते हैं इसको। जैव प्रक्रम यानी इसको इंग्लिश में लाइफ प्रोसेसेस बोलते हैं। वे सभी प्रक्रियाएं जो किसी जीव को जीवित रखने का कार्य करती हैं उसे जैव प्रक्रम कहते हैं। तो वे सभी प्रक्रियाएं किसी जीव को जीवित रखने का कार्य करेंगी तो उसे क्या बोलेंगे? जैव प्रक्रम कहते हैं। अब इसी चीज़ को अथवा यानी बुक के लैंग्वेज में लिखा गया है। वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से यानी एक साथ अनुरक्षण का कार्य करते हैं। अनुरक्षण का मतलब होता है मेंटेनेंस, शरीर की मरम्मत, ठीक है, का कार्य करते हैं उसे जैव प्रक्रम कहते हैं। अब कौन कौन सी क्रियाएं हैं जिससे शरीर का मरम्मत होते रहता है? तो जैसे में है पोषण, श्वसन, परिवहन, उत्सर्जन, नियंत्रण एवं समन्वय। नियंत्रण समन्वय मतलब दिमाग से संबंधित है, न्यूरॉन से संबंधित है। न्यूरॉन के बारे में हम लोग क्लास 9th में पढ़ चुके हैं। जनन, ठीक है। ये सारी चीज़ें क्या हैं? लाइफ प्रोसेसेस हैं, यानी जैव प्रक्रम। ये सारे प्रक्रम यानी प्रक्रियाएं अगर शरीर में नहीं होंगी तो हम जीवित नहीं रह सकते हैं, कभी नहीं। और ये तो बता ही चुके हैं कि पोषण क्या है, श्वसन क्या है, परिवहन क्या है, उत्सर्जन क्या है, पीछे छोटा मोटा हिंट देकर बता चुके हैं। आशा करता हूँ समझ में आया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। पहला पॉइंट जो है पोषण के बारे में। तो यहाँ पर यहाँ से लेकर यहाँ तक आप पढ़िएगा, इसमें पोषण का डेफिनेशन मिलेगा, ठीक है। और उसके बारे में हम पढ़ते हैं। इसको रीड ज़रूर करिएगा अपने से, खुद से, ताकि रीडिंग एबिलिटी आपकी सही हो जाए, साथ में आपको अगर समझ में भी आए, ठीक है। पोषण वह विधि जिसके द्वारा जीव ऊर्जा प्राप्त करने के लिए भोजन ग्रहण करता है तो उसे पोषण कहते हैं, ठीक है। यानी पोषण का मतलब क्या हुआ? भोजन का ग्रहण करना। किस लिए भाई? ऊर्जा ग्रहण करने के लिए, ऊर्जा प्राप्त करने के लिए, ठीक है। तो हम लोग खाना खाते हैं तभी तो हमको एनर्जी मिलती है, तभी तो हम अपना कार्य कर पाते हैं, चल पाते हैं। तो इसमें कुछ नोट है, जैसे यहाँ पर जैव प्रक्रम है, और जैव प्रक्रम में सबसे पहला एग्जाम्पल क्या था? पोषण। तो ये एक तरह का यूनिट की तरह हो गया, ठीक है। तो पोषण ये पहली इकाई होगी और अंतिम इकाई क्या हो जाएगी? जनन। तो इसी को नोट में मैंने लिख दिया है, जैव प्रक्रम की प्रथम इकाई को पोषण कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर एक बुक से क्वेश्चन है, बुक में एक क्वेश्चन है यहाँ पर, ये वाला क्या है? कोई वस्तु सजीव है, इसका निर्धारण करने के लिए हम किस मापदंड का उपयोग करेंगे? तो हम कौन सा मापदंड का उपयोग करेंगे कि पता कर लें कि कोई वस्तु सजीव है? तो मापदंड के नाम पर हम लोगों को सिर्फ बहुत सारी चीज़ें हम लोगों को मिली हुई हैं। आप चाहे तो यहाँ से लेकर यहाँ तक आंसर लिखें, या फिर सीधा इन सभी को एक शब्द में लिखने के लिए उसको क्या बोल सकते हैं? जैव प्रक्रम। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा कि कोई वस्तु सजीव है, इसका निर्धारण करने के लिए हम जैव प्रक्रम, इसके स्थान पर ये, इसके स्थान पर क्या लिखेंगे? जैव प्रक्रम, जैव प्रक्रम, जैव प्रक्रम का उपयोग करेंगे, ठीक है। अगला आप यहाँ से फिर यहाँ तक पढ़िएगा। इसमें पढ़ेंगे तो आपको एक पॉइंट मिलेगा श्वसन, कि श्वसन क्या होता है, ठीक है। इसको समझा देते हैं।
पढ़िएगा ज़रूर, ठीक है। कुछ ऐसे भी पॉइंट होते हैं जो आपको पकड़ में आ जाए, मेरे पकड़ में ना आया हो, तो उसको आप पूछ सकते हैं कि क्या है, तो मैं उसको ट्राई करूँगा रिप्लाई करने की। तो तो श्वसन वह प्रतिक्रिया जिसमें जीव O2 को ग्रहण कर ग्लूकोज, ये जिसको हम लोग खाद्य पदार्थ बोलते हैं, ठीक है, ग्लूकोज का अपघटन या विघटन, अपघटन विघटन का मतलब सड़ाना होता है, डिकम्पोज करना होता है, या फिर कहो पचाना होता है, कर अपघटन कर अपने शरीर में ऊर्जा का उत्पादन करते हैं, तो उसे श्वसन कहते हैं, ठीक है। या फिर इसको दूसरे लैंग्वेज में, बुक के लैंग्वेज में कैसे लिख सकते हैं, वह प्रतिक्रिया जिसके द्वारा जीवों के शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है। ऐसी क्रिया करेंगे कि जिससे हमारे शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होगा, तो उसको श्वसन बोलेंगे। अब जैसे हम लोग क्या किए, भोजन, ये हमारा है भोजन, खा लिए, शरीर में गया, ठीक है, और पच गया। पचने के बाद ये क्या होगा, ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएगा। किस चीज़ में कन्वर्ट होता है भोजन, ग्लूकोज में, जिसको हम लोग सिंपल में कार्बोहाइड्रेट भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, कार्बोहाइड्रेट भी बोल सकते हैं। तो ग्लूकोज क्या होगा, जैसे ही हम सांस लेंगे तो ऑक्सीजन हमारे शरीर में जाएगा और ग्लूकोज के साथ मिल करके उसका अपघटन करेगा, और अपघटन होकर क्या निकलेगा, हम सांस लेंगे तो सांस छोड़ेंगे भी, साथ में हमारे शरीर से जल भी बाहर आता है, और अंततः ऊर्जा मिलती है हमारे शरीर को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे अब जो है यहाँ से लेकर के यहाँ तक रीड करिएगा, ठीक है। रीड करने के बाद, पढ़ने के बाद, अब इसमें जो पॉइंट्स बनते हैं मैं उनको बता देता हूँ। एक वर्ड है जो 9th क्लास में आप लोगों ने सुना भी होगा, पढ़ा भी होगा उसके बारे में, विसरण, ये रहा, ठीक है। तो ये विसरण के बारे में थोड़ा सा बता देते हैं, तो ही ये चीज़ें समझ में आएंगी, अदरवाइज़ ये दिमाग में नहीं बैठेगा। तो मैं यहाँ पे 2 टॉपिक लिया हूँ, मैंने यहाँ पे 2 टॉपिक लिया है, विसरण और परासरण, क्योंकि कन्फ्यूज़न होता है कभी कभी, बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूज़न हो जाता है विसरण और परासरण में। तो इसका डेफिनेशन है विसरण का, जिसमें गैस, ठोस द्रव गैस उच्च सांद्रता वाले क्षेत्र से निम्न सांद्रता वाले क्षेत्र में फैलते हैं, उसे विसरण कहते हैं, ठीक है। यह एक प्रक्रिया है, ऐसी प्रक्रिया जिसमें ठोस द्रव गैस उच्च सांद्रता वाले क्षेत्र से निम्न सांद्रता वाले क्षेत्र में फैलते हैं। अब उच्च सांद्रता वाला क्षेत्र क्या होता है, जिसकी डेंसिटी हाई होती है, जिसका कंसंट्रेशन हाई होता है, जिसका घनत्व उच्च होता है, ठीक है। और निम्न सांद्रता, जिसका घनत्व निम्न होता है, कम होता है। तो एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं क्या होता है, तो कि धुएं का हवा में फैलना। अब धुआं क्या है, थोड़ा सघन है, घना होता है धुआं, उसके आर पार हम देख नहीं पाते हैं, तो घना हुआ, सघन हुआ। और हवा क्या है, जिसके आर पार हम देख पाते हैं हवा को, तो धुआं क्या किया, हवा में फैल गया। तो धुआं क्या था, उच्च सांद्रता वाला क्षेत्र है, और हवा क्या है, निम्न सांद्रता वाला क्षेत्र है। तो उच्च सांद्रता वाला क्षेत्र जैसे कि धुआं, और निम्न सांद्रता वाला क्षेत्र जैसे कि हवा में फैल गया, धुएं का हवा में फैलना। उसी तरह इत्र है। अब इत्र यानी सेंट हमको डब्बे में मिलता है, और वो कंप्रेस्ड होता है, पूरी तरह से पैक्ड होता है, और उसकी सांद्रता अंदर डब्बे में हाई होती है, ठीक है, डेंसिटी उसकी हाई होती है हवा की तुलना में। जैसे ही हम लोग
छिड़कते हैं तो हवा में वो मिल जाती है और बहुत दूर दूर तक फैल जाती है। ठीक है। चीनी का पानी में घुलना, चीनी की भी डेंसिटी हाई होती है, उच्च सांद्रता वाला होता है, और पानी जो है निम्न सांद्रता वाला होता है। तो चीनी जो है पानी में घुल जाता है, इसको हम नमक भी लिख सकते हैं, नमक का पानी में घुलना। ठीक है। उसी तरह हमारा O2 होता है। O2 यानी ऑक्सीजन का RBC। RBC क्या है? रक्त की एक कोशिका है। तो O2 जो है रक्त की कोशिका नाम है, RBC में प्रवेश कर जाती है। कैसे? जब हम सांस लेते हैं तो सांस कहाँ जाता है? फेफड़ों में, और फेफड़ों से वो खून में मिल जाता है, और वो खून में कहाँ जाके मिलता है? RBC में। लाल रक्त कोशिका जिसको बोलते हैं, या लाल रक्त कणिकाएं बोलते हैं, यानी रेड ब्लड सेल या रेड ब्लड कार्पुस्कल। आगे है परासरण। हालांकि इसकी ज़रूरत हमको अभी तो नहीं है, आगे पड़ेगी अगले चैप्टर में, जानना ज़रूरी है, नहीं तो कन्फ्यूज़न रहेगा हमेशा कि विसरण और परासरण होता क्या है। जिसमें यानी वैसी प्रक्रिया जिसमें जल के अणु अर्ध पारगम्य झिल्ली के माध्यम से निम्न सांद्रता वाले क्षेत्र से उच्च सांद्रता वाले क्षेत्र, अब यहाँ क्षेत्र कहने का मतलब घोल है। ठीक है। निम्न सांद्रता वाले घोल से उच्च सांद्रता वाले घोल में फैलते हैं। ठीक है। अब ये इसका जस्ट उल्टा है, लेकिन इसमें एक और चीज़ घुस गया। इसमें सिर्फ और सिर्फ जल के अणु जाएंगे, और कैसे? तो एक बहुत ही पतली झिल्ली रहेगी, और वो पतली झिल्ली अर्ध पारगम्य होगी। अर्ध पारगम्य का मतलब होगा आधा पार करने वाली। ठीक है। उस झिल्ली से कुछ भी जल के अणु जो जाएंगे ना, वो आधा ही पार करेंगे, पूरी तरह नहीं पार कर सकते हैं उस झिल्ली से। ठीक है। जैसे किशमिश का जल में फूलना, अगर जल में हम किशमिश डाल देते हैं तो जो जल है किशमिश के अंदर जाने लगेगी, तो जल क्या हुआ? निम्न सांद्रता वाला घोल। और किशमिश के अंदर की जो कोशिका की सबसे ऊपर वाली झिल्ली जो है अर्धपारगम्य झिल्ली, वो क्या होगी? उच्च सांद्रता वाला घोल उसमें हो गया। ठीक है। तो किशमिश में जल का प्रवेश हो जाता है, जिससे किशमिश जल में फूल जाती है। इसी प्रकार से पौधे के जड़ का जल को सोखना, तो जल क्या हो गया? निम्न सांद्रता वाला क्षेत्र। पौधे का जड़ क्या हो गया? उच्च सांद्रता वाला क्षेत्र। ठीक है। मीठे जल की मछली का नमकीन जल में सूखना या सिकुड़ना। अब मीठे जल की मछली है, उसको निकाल करके खारे जल में रख दें तो वो मर जाएगी, वो सिकुड़ जाएगी, सूख जाएगी। क्यों? क्योंकि उसका सारा जो पानी है इसकी बॉडी के अंदर का, वो बाहर को आ जाएगा। किसमें? नमकीन जल में। क्यों? क्योंकि नमकीन जल जो है वो काम करेगा उच्च सांद्रता वाला क्षेत्र। ठीक है। और मछली का जो शरीर के अंदर का जो पानी है वो काम करेगा निम्न सांद्रता वाला क्षेत्र। क्यों? कि मीठा जल है, और मीठे जल की मछली के शरीर के अंदर तो मीठे जल ही मिलने वाला है, तो वो मीठा जल नमकीन जल में मिक्स होना शुरू हो जाएगा, जिससे मछली सिकुड़ जाएगी, सूख जाएगी, मर जाएगी। इससे रिलेटेड कुछ नोट्स हैं जिसको हमको जानना चाहिए, सभी को जानना चाहिए, ताकि हम लोगों को क्वेश्चन का आंसर करने में आगे दिक्कत ना हो। तो एक कोशिकीय जीव में भोजन का ग्रहण एवं श्वसन गैसों का आदान प्रदान विसरण के द्वारा होता है। उसी तरह बहुकोशिकीय जीव जैसे कि हम लोग, और एक कोशिकीय जीव जैसे कि अमीबा, पैरामीशियम, इस तरह की चीज़ें। तो बहुकोशिकीय जीव में भोजन का ग्रहण एवं श्वसन गैसों का आदान प्रदान विशेष अंगों के द्वारा होता है। इनमें कोई विशेष अंग नहीं पाई जाती है, ये कहीं से भी खाते हैं, कहीं से भी निकाल देते हैं, कहीं से भी श्वसन लेते हैं, कहीं से भी निकाल देते हैं। तो इनमें इनके शरीर की जो त्वचा होती है उसमें विसरण के द्वारा इनके भोजन का ग्रहण होता है और श्वसन का आदान प्रदान भी होता है। लेकिन हमारे जैसे जीव में भोजन खाने के लिए अलग अंग, सांस लेने के लिए भी अलग अंग की ज़रूरत होती है।
तो इससे रिलेटेड एक एनसीईआरटी में क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 1 कि हमारे जैसे बहुकोशिकीय जीवों में ऑक्सीजन की आवश्यकता पूरी करने में विसरण क्यों अपर्याप्त है? ठीक है, तो हमारे अंदर भी विसरण होता है, लेकिन अपर्याप्त रूप से होता है। वो हमारे लिए पर्याप्त नहीं है ऑक्सीजन लेने के संदर्भ में। तो कैसे समझते हैं इसको? तो इसका आंसर है क्वेश्चन पहले पढ़ लेते हैं। हमारे जैसे बहुकोशिकीय जीवों में ऑक्सीजन की आवश्यकता पूरी करने में विसरण क्यों अपर्याप्त है? तो आंसर उसका यहाँ से है, हमारे शरीर के कोशिकाओं का बाहरी पर्यावरण से सीधे तौर पे संपर्क नहीं रहता है तथा हमारे शरीर की बाहरी कोशिकाएं मृत होती हैं। जैसे ये मेरी कोशिका है हथेली की, अब ये बाहर के पर्यावरण यानी हवा से डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं है ये। क्यों? क्योंकि ये सांस नहीं ले रहा है, सांस ये नहीं लेता है। इधर से पानी निकल सकती है लेकिन हवा इसके अंदर नहीं जा सकती है। पानी निकलना मतलब पसीना का आना, ठीक है। तो इस क्यों ऐसा होता है? क्योंकि ये जो है मृत कोशिका का बना हुआ होता है। हमारा पूरा स्किन जो है मृत कोशिका होती है एक तरह से, ठीक है। यहाँ से लेकर यहाँ तक आप पढ़ लीजिएगा, इसको यहाँ तक पढ़ना है। अगर इसको हम पढ़ेंगे तो यहाँ पर एक ही पॉइंट बनता है जो कि है परिवहन तंत्र, या फिर कहें वहन तंत्र, या फिर कहें परिवहन, ठीक है। तो दोनों समझेंगे, परिवहन क्या होता है, परिवहन तंत्र क्या होता है। तो वहन तंत्र क्या होता है? रक्तवाहिकाएं एवं हृदय हार्ट के सम्मिलित रूप को वहन तंत्र कहते हैं। रक्त यानी खून, रक्तवाहिकाएं जिससे रक्त पूरे शरीर में बहती हैं, और हृदय जो कि रक्त को पंप करता है, पूरे शरीर में भेजता है। ये सभी को मिला दें तो क्या बोलते हैं? वहन तंत्र बोलते हैं, यानी परिवहन तंत्र बोलते हैं। तो परिवहन क्या होता है फिर? वह जैव प्रक्रम जिसमें भोजन एवं ऑक्सीजन वहन तंत्र या रक्त के द्वारा शरीर के प्रत्येक भागों तक पहुंचती है, उसे परिवहन कहते हैं, ठीक है। जो भी हम भोजन खाते हैं, भोजन कहने का मतलब खाद्य पदार्थ और जल दोनों आ जाता है, ठीक है। ये तो अलग से जल लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्लियर? ये भोजन है। तो भोजन एवं ऑक्सीजन ये दो चीज़ें हम लोग लेते हैं। कच्चा पदार्थ है, कच्ची सामग्री है जो प्रकृति में मिलती है, और उसको हम खा करके अपनी ऊर्जा का विकास करते हैं। तो इस पर एक क्वेश्चन बनता है, एनसीईआरटी से ही है। क्वेश्चन नंबर 3, किसी जीव द्वारा किन कच्ची सामग्रियों का उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर ही इसी में मिल जाएगा आपको, परिवहन में ही है। कौन कौन सी कच्ची सामग्रियां हैं? भोजन और ऑक्सीजन, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है, किसी जीव द्वारा किन कच्ची सामग्रियों का उपयोग किया जाता है? तो भोजन एवं ऑक्सीजन, ठीक है। इसमें जल लिख भी सकते हैं, नहीं भी, अगर जिनको परेशानी हो रही है कि जल लिख दें अच्छा लगेगा तो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन भोजन लिखने का मतलब ये होता है खान पान दोनों, खान यानी भोजन, पान यानी पानी जल, दोनों मिला करके भोजन होता है। अब आते हैं अगला जो हमारा पैराग्राफ है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक रीड कर लीजिएगा अच्छे से। इसमें जो टॉपिक है क्या है? उत्सर्जन। इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो उत्सर्जन क्या होता है? वह जैव प्रक्रम जिसमें या जिससे जीव जंतु अपने उत्सर्जन तंत्र, कौन कौन से उत्सर्जन तंत्र हो सकते हैं? वृक्क यानी किडनी, मलद्वार
त्वचा, फेफड़ा, त्वचा से पसीना निकलता है, फेफड़ा से कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाता है, मल द्वार से मल निकल सकता है, किडनी से मूत्र निकलता है। ये सब क्या है? बेकार एवं हानिकारक जहरीले पदार्थ हैं। ठीक है, जो कि किसको बोलते हैं? मूत्र को, मल को, CO2 को, यूरिया को, अम्ल को, लवण को। ये सारे क्या है? हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, वो हमारे शरीर से बाहर निकल आते हैं। ठीक है, एक्स्ट्रा हो जाता है तो डेफिनेशन क्या हुआ? वह जैव प्रक्रम जिससे जीव जंतु अपने उत्सर्जन तंत्रों द्वारा हानिकारक एवं जहरीले पदार्थों को बाहर निकालते हैं तो उसे उत्सर्जन कहते हैं। क्लियर? एक लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है यहाँ पर कि जीवन के अनुरक्षण के लिए आप किन प्रक्रमों को आवश्यक मानेंगे? अभी हम लोग जस्ट पढ़े हुए हैं, शुरू में ही पढ़े हुए थे कि कौन कौन से ऐसे प्रक्रम हैं जिससे जीव जिंदा रहता है, जीवित रहता है, यानी जीव का जीवन चलता रहता है। तो प्रक्रम का नाम लिखना है। तो प्रक्रम कौन कौन से हो जाएंगे? पोषण, श्वसन, परिवहन, उत्सर्जन आदि। ठीक है, तो इसको आंसर कैसे लिखेंगे? इसको आंसर में कैसे लिखेंगे? तो क्वेश्चन रहेगा, जीवन के अनुरक्षण के लिए आप किन प्रक्रमों को आवश्यक मानेंगे? आंसर लिख देंगे, पोषण, श्वसन, परिवहन, उत्सर्जन आदि प्रक्रमों को जीवन के अनुरक्षण के लिए आवश्यक मानेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। ओके।